हेलो दोस्तों, चलिए रीट मेंस के लिए लेवल 1 और लेवल 2 के लिए सभी के लिए उपयोगी पेपर नंबर 4 का पार्ट 1 देख लेते हैं। स्थानीय स्वशासन की यानी चोलकालीन स्थानीय स्वशासन की जानकारी प्राप्त करने का स्रोत क्या है? बेराट अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति, जूनागढ़ अभिलेख या उत्तर मेरूर अभिलेख? तो इसका आंसर होगा जो उत्तर मेरूर अभिलेख है वो चोलकालीन स्थानीय स्वशासन के जानने में उपयोगी अभिलेख है। अगले प्रश्न में चलते हैं। और जो इसकी महासभा को क्या कहते थे? चोलकालीन महासभा को पेरुगुर्री कहते थे और इसके सदस्य को क्या कहते थे? पेरू मक्कल कहा जाता था। अगले प्रश्न में चलते हैं। पश्चिमी राजस्थान में शुष्कता का क्या कारण है? यानी शुष्कता किस कारण से पश्चिमी राजस्थान में वर्षा कम किस कारण से होती है? अरावली की वृष्टि छाया क्षेत्र, समुद्र तल से दूरी, अरावली श्रेणी की दिक् स्थिति या फिर ये सभी। तो अरावली श्रेणी है वो समानांतर रूप से है बादलों के, तो मानसून जैसे भी आता है तो बादल इस तरह से इसे टकरा के सीधे आगे हिमाचल पंजाब की तरफ चले जाते हैं और राजस्थान में बारिश कम करते हैं, इस कारण राजस्थान में शुष्कता है। और देखो अरावली का वृष्टि छाया क्षेत्र है नहीं क्योंकि समानांतर है, इस कारण है। अगर वृष्टि छाया क्षेत्र होता तो इसके पूर्वी क्षेत्र में बारिश ज्यादा होती और पश्चिमी में कम होती। और अगर समुद्र तल से दूरी के कारण पर अगर शुष्कता होती तो फिर राजस्थान का जो झालावाड़ और कोटा वाला क्षेत्र है वहां पे बारिश अच्छी होती है, लेकिन राजस्थान के जो पश्चिमी इलाके या फिर यूं कहीं अलवर वाले क्षेत्र में भी अच्छी बारिश होती है, लेकिन पश्चिमी इलाके में वर्षा कम होती है। तो समुद्र तल से दूरी तो वहां भी बराबर ही है, लेकिन ये कारण नहीं है। कारण क्या है? अरावली की जो स्थिति है ये कम वर्षा होने का कारण है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पाहेबा या साहेबा का युद्ध कब हुआ था? 1524, 1432, 1528 या 1541-42? तो जो पाहेबा साहेबा का युद्ध हुआ था वो हुआ था 1541 में। कब हुआ था? 1541 में पाहेबा साहेबा का युद्ध हुआ था। ये मालदेव राठौड़ और जो राव जेत सिंह है उनके मध्य हुआ था। मालदेव राठौड़ को आपको पता ही है 1511 में ये मारवाड़ के राजा बने थे और 1562 तक ये मारवाड़ के राजा रहे थे। और एक छोटे से मामूली सी बात के कारण उन्होंने जो बीकानेर के शासक है उनसे खटपट कर ली थी और उसके बाद में एक बहाना लेके बीकानेर पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था। और इस लड़ाई में जो राव जेत सिंह साहब है इनकी मतलब मृत्यु हो गई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने अपने कौन से ग्रंथ में राजपूतों को प्राचीन वैदिक क्षत्रियों की संतान माना है? तो उस किताब का नाम क्या है? राजपूताने का प्राचीन इतिहास, राजस्थान का इतिहास, राजपूताने का इतिहास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी राजपूताने का इतिहास नाम की जो बुक है उस बुक में नहीं, राजपूताने का जो प्राचीन इतिहास नाम की जो बुक है, क्या नाम है? राजपूताने का प्राचीन इतिहास। इस किताब में जो उन्होंने 1925 में लिखी है उन्होंने राजपूतों को प्राचीन वैदिक क्षत्रियों की संतान माना है ना? और कब लिखी? 1925 में। किसने? गौरी शंकर हीराचंद ओझा साहब ने। अगला प्रश्न है। मेवाड़ के कौन से शासक ने सबसे पहले चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया था? राणा सांगा, राणा मोकल, राणा जेतर सिंह या फिर तेज सिंह? तो इसका आंसर है जो जेतर सिंह है ना, इन्होंने चित्तौड़ को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था। तो जेतर सिंह का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो ये 1213 से लेके 1253 के मध्य इनका कार्यकाल रहा। और गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जो जेतर सिंह है इनको रण रसिक कहा है। इन्होंने इल्तुतमिश को बहुत बुरी तरह हराया था। और दशरथ सिंह है ना, दशरथ सिंह नहीं से दशरथ शर्मा कर लो। दशरथ शर्मा साहब ने इनको नव शक्ति का संचारक कहा है। किसे? जेतर सिंह को। किसने कहा है? नव शक्ति का संचारक तो जेतर सिंह को दशरथ शर्मा ने कहा है और गौरीशंकर हीराचंद ओझा साहब ने इनको रण रसिक कहा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध उमादे किसकी पुत्री थी? लूणकरण भाटी, राव जैसल या फिर विजयराज द्वितीय या देवराज? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी जो उमादे थी वो जैसलमेर के जो लूणकरण भाटी है उनकी पुत्री थी। और इनका विवाह किससे हुआ था? तो मालदेव से इनका विवाह हुआ था। तो इसका आंसर होगा लूणकरण भाटी। किसकी पुत्री थी? उमादे जी। उमादे जी है वो किसकी पुत्री थी? लूणकरण भाटी की पुत्री थी। और मालदेव राठौड़ की पत्नी थी, मैंने आपको बताया ही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भरतपुर के किस शासक ने दिल्ली के लाल किले पर लगे अष्टधातु के दरवाजे को उखाड़कर भरतपुर ले आए? ये देखो, इसे कहते हैं बहादुरी। मतलब दिल्ली का जो मतलब मुगल बादशाह अपने आपको हिंदुस्तान का बादशाह कहता था, ठीक है, और राजस्थान से एक हुए, वो गए और वहां के जो दरवाजे लगे हुए थे अष्टधातु के उसको तोड़ के ले आए। बोले मैं तो तुम्हारे दरवाजे उखाड़ के ले आया, अब तुझसे क्या उखड़ता वो उखाड़ ले। तो ये कौन थे? तो ये थे
महाराजा जवाहर सिंह, जो भरतपुर जाट राजवंश से संबंधित थे, कौन थे? महाराजा जवाहर सिंह। इन्होंने क्या किया, जो दिल्ली का लाल किला था वहां पे अष्ट धातु का दरवाजा लगा हुआ था, उसको तोड़ के भरतपुर के गेट पे लाके लगा दिया। और लोहागढ़ दुर्ग का जो मुख्य प्रवेश द्वार है वहां पे इसे लगाया, और वर्तमान में इसे किस नाम से जानते हैं? वर्तमान में इसे लोहिया पोल के नाम से जानते हैं। तो एक प्रश्न और बन गया हमारे एग्जाम के लिए कि लोहिया पोल कौन से दुर्ग से संबंधित है? तो हमारा आंसर क्या होगा? लोहागढ़ से संबंधित है। और कौन लेके आए थे? तो महाराजा जवाहर सिंह जी लेके आए थे। कौन लेके आए थे? महाराजा जवाहर सिंह जी। अगले प्रश्न में चलते हैं। वागड़ के गांधी के उपनाम से किसको जाना जाता है? भोगीलाल पांड्या, साधु गोविंद गिरी, माणिक्यलाल वर्मा या फिर प्यारेलाल गुप्ता? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। जो वागड़ के गांधी किसके नाम से जाना जाता है? तो भोगीलाल पांड्या जी को वागड़ के गांधी के नाम से जाना जाता है। किसको? भोगीलाल जी पांड्या साहब को। और ये डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित थे। इनका जन्म 1904 में हुआ था, और इनकी जो वाइफ है उनका नाम है मणिबेन पांड्या। और मणिबेन पांड्या है, इनको क्या नाम से जानते हैं? इनको वागड़बा के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? वागड़बा कहते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये हुई थी कहाँ से? ये हुई थी मेनाल के भेरुकुंड नाम की जगह से। कहाँ से हुई थी? मेनाल है वहां, भेरुकुंड नाम की जगह है, वहां से बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कहाँ से? भेरुकुंड याद रखो। और कब हुई थी? 1921 में। किस किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं हम? बेंगू किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। जमीन का जेवर, जमीन का जेवर कौन से फोर्ट को, कौन से दुर्ग को कहा जाता है? बटनेर, जूनागढ़, चित्तौड़ या कुंभलगढ़? तो जो अपना जूनागढ़ है बीकानेर वाला, उस दुर्ग को क्या कहते हैं? उस दुर्ग को कहते हैं जमीन का जेवर। किसे कहते हैं? जो जूनागढ़ दुर्ग है इसको जमीन का जेवर कहते हैं। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो जो बीकानेर के शासक थे राय सिंह जी, इन्होंने इस जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था। और इसके वास्तुकार कौन थे? तो करमचंद जी है, वो बीकानेर की जो जूनागढ़ फोर्ट है उसके वास्तुकार थे। और निर्माण किसके शासनकाल में करवाया गया? तो राय सिंह जी के शासनकाल में करवाया गया था। और इसे किस नाम से जाना जाता है? तो जमीन के जेवर उपनाम से इसे जाना जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बादल महल, उदय विलास महल कौन सी झील के किनारे स्थित है? पिछोला झील, आना सागर झील, गेप सागर झील या मोती सागर झील? तो इसका आंसर होगा बादल विलास और उदय विलास। ये महल है वो गेप सागर झील के किनारे है। कौन सी झील के किनारे? गेप सागर झील के। और गेप सागर झील है कहाँ पे? तो ये डूंगरपुर में है। कहाँ पे? डूंगरपुर में है। और इसी झील के किनारे बादल विलास और उदय विलास महल तो है ही है, इसके साथ ही कालीबाई जी का स्मारक भी है, जो वीरांगना है ना, महान वीरांगना, जो 1947 में अंग्रेजों की गोलियों की शिकार हो गई थी अपने गुरु को बचाने के प्रयास में। तो इनका स्मारक भी कहां पर है? इनका स्मारक भी गेप सागर झील के किनारे है, जो डूंगरपुर जिले में अवस्थित है। अगला प्रश्न। केला देवी किस राजवंश की कुलदेवी है? ओसवालों की, यादवों की, जाटों की या इनमें से कोई नहीं? तो केला देवी जी है वो, क्योंकि केला देवी का मंदिर कहाँ पे? करौली में। और करौली में किस राजवंश का शासन रहा था? तो यादव राजवंश का। तो यादवों की जो जादौन शाखा है उस शाखा की केला देव जी कुलदेवी है। और यहाँ पे लक्खी मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को, चैत के महीने में अष्टमी को ये केला देव जी का मेला बढ़ता है, जिसे लक्खी मेला भी कहते हैं। और मेले में कौन सा गीत गाया जाता है? तो लांगुरिया गीत है ना, वो केला देवी के लक्खी मेले से संबंधित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। जानोटन गाई है, ऊंटनी का बच्चा है, गेहूं का दलिया है, बाजरे की खिचड़ी या फिर वर पक्ष द्वारा दिया जाने वाला भोज है? तो जानोटन क्या है? तो जान तो आपको पता ही है किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी वर पक्ष द्वारा जो भोजन दिया जाता है ना, उसे जानोटन कहते हैं। क्या कहते हैं? जानोटन कहते हैं। राजस्थानी बोलियां और उनके क्षेत्र में संदर्भ में असुमेलित कौन सा है? यानी बाकी तो सुमेलित है लेकिन एक असुमेलित है, वो आइडेंटिफाई करना था। तो नाडिया बोली नागौर में बोली जाती है, शेखावाटी सीकर में, देवड़ावाटी सिरोही में, गोड़वाड़ी जालौर में। तो इसका आंसर क्या है? तो जो नाडिया है ना वो नागौर में नहीं बोली जाती है। क्यों? क्योंकि नाडिया बोली है वो बोली पाली जिले में बोली जाती है। कहाँ पे? पाली जिले में बोली जाती है। शेखावाटी हमें पता है सीकर में बोली जाती है, बिल्कुल सही है। देवड़ावाटी जो बोली है वो सिरोही में बोली जाती है, बिल्कुल सही है। और गोड़वाड़ी बोली लूनी नदी वाला जो क्षेत्र है, अफवाह क्षेत्र, उसमें वहां बोली जाती है, जालौर क्षेत्र में बोली जाती है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नाडिया नागौर हमारा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। कठपुतली नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का, सीकर का, झुंझुनू का या उदयपुर का? जो कठपुतली नृत्य है वो उदयपुर जिले का प्रसिद्ध है।
देखो कठपुतली नृत्य ना उदयपुर और उसके आसपास क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो यूं कह सकते हैं उदयपुर जिले में और चित्तौड़ जिले का जो कठपुतली नृत्य है वो विश्व स्तर पर पहचान बनाए हुए है। और ये नृत्य मुख्य रूप से वो नट जाति है ना उनके कलाकारों द्वारा किया जाता है। किस जाति के द्वारा? नट जाति के कलाकारों के द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पर्युषण पर्व त्योहार है किसका है? आजादी का, भोज का, क्षमा का या आशीर्वाद का? तो इसका आंसर होगा जो पर्युषण पर्व है वो क्षमा का त्योहार है। किसका त्योहार है? क्षमा का त्योहार है। और कौन से धर्म से संबंधित है? तो हमारे जो जैन समाज है उनसे संबंधित है। तो पर्युषण पर्व का संबंध किस समाज से है? तो जैन धर्म से इनका संबंध है। और ये किसका त्योहार है? तो एक क्षमा का त्योहार है। यानी इस पीरियड के अंदर मतलब क्षमा का पीरियड रहता है, ये मान के चले आप। इसे क्षमा से रिलेट करना है हमें पर्युषण पर्व को। राजस्थान में क्रिटेशियस कालीन चट्टानें कहाँ पे पाई जाती है? अरावली पर्वतीय प्रदेश, हाड़ौती का पठार, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या पूर्वी मैदानी प्रदेश? तो इसका आंसर होगा क्रिटेशियस कालीन चट्टानें कहाँ पाई जाती है? तो जो अपना राजस्थान में हाड़ौती वाला क्षेत्र है ना, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला क्षेत्र, वहां पे क्रिटेशियस कालीन चट्टानें पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाड़ौती का पठार। अगले प्रश्न में चलते हैं। राजस्थान में चौथी टाइगर रिजर्व के रूप में किसे मान्यता दी गई है? तो राजस्थान में जो फोर्थ टाइगर रिजर्व बना है वो कौन सा है? इसका आंसर होगा रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। और इसकी अधिसूचना कब जारी की गई? तो 16 मई 2022 को इसकी अधिसूचना जारी की गई। और हमारे वन और पर्यावरण मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव उस समय पर्यावरण मंत्री थे, तो उन्होंने ये अधिसूचना जारी करी थी। इसका आंसर हो जाएगा रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, है ना। अगले प्रश्न में चलते हैं। अंगूरों की खेती को किस नाम से जाना जाता है? तो टेक्निकल लैंग्वेज में आप अंगूरों की खेती करते हैं उसको किस नाम से कहते हैं? विटीकल्चर, एपीकल्चर, पीसीकल्चर या फ्लोरिकल्चर? तो इसका आंसर होगा विटीकल्चर। अंगूरों की खेती को हम क्या कहते हैं? विटीकल्चर कहते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। भदावरी किस पशु की नस्ल है? तो भदावरी ये भैंस की नस्ल है। और भदावरी है ना कौन से पशु की नस्ल है? भैंस पशु की नस्ल है। और इसके अन्य किस्में कौन कौन सी है? भैंस की नस्लें कौन कौन सी है? तो एक तो देखो जाफराबादी होगी, जाफराबादी भी भैंस पशु की नस्ल है। एक सूरती होगी, एक भदावरी होगी, एक मुर्रा होगी, एक महसाणा होगी। कौन कौन सी? जाफराबादी, सूरती, भदावरी, मुर्रा और महसाणा। एक बार फिर से बोलते हैं। जाफराबादी, सूरती, भदावरी, मुर्रा और महसाणा। जाफराबादी, सूरती, भदावरी, मुर्रा और महसाणा। जाफराबादी, सूरती, भदावरी, मुर्रा और महसाणा। अगले प्रश्न में चलते हैं। रॉक फास्फेट सर्वाधिक किस खान से निकाला जाता है? तो रॉक फास्फेट और सर्वाधिक किस खान से निकाला जाता है? तो इसका आंसर होगा झामर कोटड़ा से। किससे? झामर कोटड़ा से रॉक फास्फेट सर्वाधिक निकाला जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और 1999 में सर्वश्रेष्ठ खान का पुरस्कार रॉक फास्फेट दिया गया था इसे। यानी जो हमारी झामर कोटड़ा की खान है इसको 1999 में बेस्ट खान का पुरस्कार मिला था। कब? मतलब सर्वश्रेष्ठ खान का पुरस्कार कब मिला था? 1999 में। कौन से खान को? जो झामर कोटड़ा की खान है। और किस खनिज से संबंधित है? रॉक फास्फेट से संबंधित है। ठीक है। और रॉक फास्फेट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? उदयपुर में होता है। और रॉक फास्फेट का सर्वाधिक भंडार कहाँ पे है? तो ये भी उदयपुर में है। तो इस प्रकार झामर कोटड़ा खान कहाँ पे है? उदयपुर में है। 1999 में से बेस्ट खान का दर्जा मिला। जो झामर कोटड़ा खान है वो रॉक फास्फेट से संबंधित है। सबसे ज्यादा रॉक फास्फेट कहाँ पे? उदयपुर में। सबसे ज्यादा रॉक फास्फेट का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो ये भी उदयपुर में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? उत्तरी सिंचित मैदान, आर्द्र दक्षिणी मैदान, अतिशुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र या लूणी बेसिन क्षेत्र? तो इसका आंसर होगा आर्द्र दक्षिणी मैदान। और उसे टेक्निकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं 4B। और कौन कौन से जिले आते हैं? तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा तो आते हैं। चित्तौड़गढ़, उदयपुर का भाग भी इसमें शामिल होता है। और ये सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है राजस्थान में। कौन सा है? जो 4B है। और उसे क्या कहते हैं? उत्तरी सिंचित नहीं, आर्द्र दक्षिणी मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्द्र दक्षिणी मैदान कहते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग 2 रेलवे जोन के मुख्यालयों को जोड़ता है? तो NH 52, 48, 21 या 11? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। यानी जो नेशनल हाईवे नंबर 52 है 2 रेलवे जोन के मुख्यालयों को जोड़ता है। कौन सा? NH 52। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम किन जिलों से संबंधित है? अजमेर से, भीलवाड़ा से, राजसमंद से है? इन सभी से। तो मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम है वो अजमेर से भी संबंधित है, भीलवाड़ा से भी संबंधित है और राजसमंद से भी संबंधित है। और किन और कौन कौन से जिले हैं? तो एक बार फिर से देख लेते हैं। एक तो अजमेर हो गया, ठीक है, जैसे अपना ये राजस्थान हो गया प्यारा,
और हम देख लेते हैं कौन कौन सी। तो ये अपने हार्ट में अजमेर, ठीक है। इसके बाद में इसके नीचे भिलवाड़ा, भिलवाड़ा के इधर राजसमंद, राजसमंद के भिलवाड़ा के नीचे अपना चित्तौड़, और इधर ये अपना पाली जिला हो गया। ये राजसमंद को यहाँ कर लो थोड़ा सा, यहाँ पे पाली जिला हो गया। तो ये वाले जिले हैं ना, यहाँ पे कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो यहाँ पे मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कौन सा, इसको याद रखो, मगरा, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। और ये कार्यक्रम कब शुरू किया गया, तो देखिए ये कार्यक्रम 2005-6 में शुरू किया गया। कौन सा, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005-6 में शुरू किया गया। और इसमें जो फंडिंग है, फंडिंग कौन करता है, तो पूरी फंडिंग इसमें राज्य सरकार करती है। कौन करती है, राज्य सरकार 100% फंडिंग करती है इसमें, मतलब केंद्र का कोई योगदान नहीं है मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में। और कौन कौन से जिलों में संचालित है, तो अजमेर, अजमेर के नीचे भिलवाड़ा, भिलवाड़ा से नीचे चित्तौड़, और अजमेर के अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो कौन सा जिला होगा, तो वो होगा पाली, और उससे जस्ट नीचे कौन सा होगा, राजसमंद जिला। तो इस प्रकार इन जिलों में मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम संचालित है। राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के संदर्भ में बनाई गई समिति में कौन शामिल नहीं है। यह प्रश्न आ भी गया एग्जाम में कि जो राज्य सूचना आयुक्त की अध्यक्ष का नियुक्त करना है, सदस्य नियुक्त करने, तो उसमें कौन शामिल नहीं होगा, तो मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विपक्ष का नेता, कैबिनेट मंत्री। तो इसका आंसर होता है जो राज्यपाल साहब है ना, ये उस समिति में शामिल नहीं होते, बाकी सारे समिति में शामिल होते हैं। अगर आपको राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति करनी हो तो राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री, विपक्ष का नेता होता है, कैबिनेट मंत्री होता है, लेकिन राज्यपाल साहब नहीं होते। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। और ये प्रश्न किस में आ गया, सीईटी की मेन एग्जाम में आ गया था, ठीक है। सीईटी की जो सीईटी की एग्जाम हुई थी, मेन एग्जाम नहीं, सीईटी वाले एग्जाम में ये प्रश्न आ गया था। राज्य मंत्रिपरिषद के वेतन और भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, मुख्यमंत्री, विधानमंडल, विपक्ष का नेता या कैबिनेट मंत्री। तो राज्य मंत्रिपरिषद के वेतन या भत्तों का निर्धारण किया जाता है विधानमंडल के द्वारा, या दूसरे शब्दों में कहे तो विधानसभा के द्वारा। राजस्थान में राज्य मंत्रिपरिषद के वेतन का और भत्तों का निर्धारण डिसाइड किया जाता है कि कितना वेतन मिलेगा, कितने भत्ते इनको मिलेंगे, कौन करते हैं, विधानसभा की द्वारा ये किया जाता है। विधान परिषद के गठन के लिए निम्न में से किसके द्वारा सर्वप्रथम प्रस्ताव पारित किया जाता है, तो विधान परिषद के गठन के लिए प्रस्ताव सबसे पहले विधानसभा पारित करती है, बाद में सेंटर पे छोड़ दिया जाता है, और सेंटर जब अनुमति देता है तो बाद में विधान परिषद की निर्माण कर दी जाती है। तो इस प्रकार सबसे पहले जो प्रस्ताव लाया जाएगा वो किसके द्वारा लाया जाएगा, विधानसभा के द्वारा लाया जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान के संदर्भ में पंचायत समिति का अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे देता है, तो पंचायत समिति का अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे देगा, खंड विकास अधिकारी को, जिलाधिकारी को, जिला प्रमुख को, उप प्रधान को। तो जो पंचायत समिति का जो अध्यक्ष होता है वो अपना इस्तीफा किसको देता है, वो जिला प्रमुख साहब को देता है। किसे देता है, जिला प्रमुख को देता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अकबर पहली बार कब आया था, तो 1569, 62, 80, 70। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी 1562 में अकबर सबसे पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे आया था। कब आया था, 1562 में। कब आया था, 1562 में आया था। और ये कहा जाता तो अकबर है ना, वो 14 दफ़ा कहाँ पे आया था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे आया था। और इन 14 बार आया था, उनमें से 2 बार तो पैदल ही पहुंच गया था वो, है ना। तो मतलब पैदल यात्रा का शौकीन था अकबर। भक्ति आंदोलन के निम्न नायकों में से कौन इस्लाम से प्रभावित था, तो इस्लाम धर्म से कौन प्रभावित थे, चैतन्य, मीराबाई, नामदेव और नरसिंह मेहता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नामदेव। देखो इसमें सीधा सीधा 2 तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। मीराबाई का मतलब उससे कोई सूफी सिस्टम से कोई मतलब नहीं था, और नरसिंह मेहता जी का भी नहीं था, क्योंकि ये तो सीधे सीधे भागवत धर्म से जुड़े थे। चैतन्य का भी नहीं था, तो नामदेव जी का संबंध, मतलब ये थोड़े बहुत प्रभावित थे, ये नहीं इस्लाम धर्म से संबंधित है ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत उनसे मतलब प्रभावित थे। राजस्थान का जनरल डायर किसे कहा जाता है, लाला अमृतलाल को, कैप्टन ट्रेंच को, छज्जू सिंह को या किशन सिंह को। तो जो छज्जू सिंह है ना, इस छज्जू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है। इसे कहा जाता है, छज्जू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभारत से दोनों ग्रंथों में उल्लेखित है, कौन सा है, विराटनगर, मध्यमिका, रेंड या कंकोट। तो इसका आंसर होगा जो मध्यमिका, या दूसरे शब्दों में कहें तो जो नगरी है, वो उसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है और महाभाष्य में मिलता है। और नगरी कहाँ पड़ती है, तो नगरी है ना, ये कहाँ पड़ती है, चित्तौड़ जिले में पड़ती है। कहाँ पे, चित्तौड़ में। और मध्यमिका का उपनाम क्या है, नगरी।
करौली की यादव शाखा के संस्थापक कौन थे? विजयपाल थे, धर्मपाल थे, प्रतापपाल थे या गोपाल पाल थे? तो इसका आंसर होगा जो करौली है वहाँ की जो यादव शाखा है उसके संस्थापक थे विजयपाल जी। कौन थे? विजयपाल है ना, उन्होंने करौली की यादव शाखा की स्थापना करी थी। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आवड़ बावड़ की संधि किनके मध्य हुई थी? राणा सांगा और खिलजी, राणा कुंभा और राव जोधा, राणा लाखा और जोधा और राणा लाखा और खिलजी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी ना राणा कुंभा और राणा जोधा के मध्य एक संधि हुई थी। उस संधि का नाम क्या था? आवड़ बावड़ की संधि। कौन सी संधि थी? आवड़ बावड़ की संधि। और किसने करवाई थी ये संधि? तो जो हंसाबाई है उन्होंने, जो राणा कुंभा की दादी है, इन्होंने क्या किया था? आवड़ बावड़ की संधि करवाई थी। और कब करवाई थी? ये 1453 में करवाई थी। कब करवाई? 1453 में कुंभा और जोधा के बीच में आवड़ बावड़ की संधि हंसाबाई ने करवाई। और राव जोधा वो रणवल का पुत्र था। किसका पुत्र था? रणवल का पुत्र था जोधा। प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः गीत किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर, हीरालाल शास्त्री, दयानंद सरस्वती, मोतीलाल तेजावत में से किसी ने लिखा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जो हीरालाल जी शास्त्री साहब है, राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री, उन्होंने प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः नाम का गीत लिखा है। और हीरालाल जी, जो हीरालाल शास्त्री साहब है उनके बारे में देख लेते हैं। तो 1948 में जयपुर रियासत के प्रतिनिधि की सरकार बनाने में, और मतलब उन्होंने मुख्यमंत्री का पदभार संभाला, यानी जयपुर राज्य में जो सरकार बनी थी उसका मुख्यमंत्री का पदभार इन्होंने हीरालाल शास्त्री साहब ने बनाया गया था। बाद में 30 मार्च को राजस्थान का उदय हो गया, तो 30 मार्च 1949 को इनको राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया। फिर मतलब उन्होंने काफी कठिन कार्य किए। 5 जनवरी 1951 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। और बाद में जब दूसरी लोकसभा गठित हुई थी तो उसमें वो लोकसभा के सदस्य बने थे। किसमें? दूसरी लोकसभा में लोकसभा के सदस्य बने थे हीरालाल शास्त्री साहब। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। जमनालाल बजाज ने गांधी के किस समाचार पत्र को वित्तीय सहायता दी थी? यानी गांधी जी का जो कौन सा समाचार पत्र था जिसको चलाने के लिए जो पैसों की आवश्यकता है वो किसके द्वारा पूरी की गई थी? जमनालाल बजाज के द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा? जो नवजीवन नाम का अखबार है। कौन सा अखबार है? नवजीवन नाम का जो अखबार था गांधी जी द्वारा चलाया जा रहा था, इसकी फंडिंग किसने करी थी? तो जमनालाल बजाज साहब ने इसकी फंडिंग करी थी नवजीवन अखबार की। ठीक है, और जमनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र भी कहा जाता है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहाँ पे मंदिर भी है, मस्जिद भी है और गिरजाघर भी है, कौन सा है? गागरोन, रणथंभौर, जयगढ़ या कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा जो रणथंभौर दुर्ग है, यानी रणथंभौर दुर्ग है वो ऐसा दुर्ग है जहाँ पे आपको मंदिर मिल जाएगा, जहाँ पे आपको मस्जिद मिल जाएगी, जहाँ पे आपको गिरजाघर मिल जाएगा। कौन सा दुर्ग है? रणथंभौर दुर्ग है। शेखावाटी की स्वर्ण नगरी के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? मंडावा, बागोर, नवलगढ़ या चिड़ावा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जो नवलगढ़ है अपना, है ना, इसे क्या कहते हैं? इसे शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहते हैं। स्वर्ण नगरी शेखावाटी की। बाकी ये सारे स्थान ही शेखावाटी से संबंधित है। और लेकिन जो स्वर्ण नगरी उपनाम है वो किसे दे रखे हैं? उसे नवलगढ़ को दे रखा है। राज्य के किस भाग में एंटीसोल मृदा पाई जाती है? तो ये प्रश्न भी हमारे जो सीईटी एग्जाम है उसमें आया था। उत्तरी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी, उत्तरी पश्चिमी या दक्षिणी पश्चिमी? तो हमें पता है जो एंटीसोल मृदा है वो सबसे शुष्क मृदा होती है, तो ये राज्य के पश्चिमी भाग में, या यूं कहे उत्तरी पश्चिमी भाग में पाई जाती है। किस भाग में? उत्तरी पश्चिमी भाग में। राज्य मानवाधिकार आयोग सदस्य की सेवानिवृत्ति की आयु क्या निर्धारित की गई है? 65 साल, 62 साल, 67 साल या 70 साल? तो राज्य मानवाधिकार आयोग की सदस्य की सेवानिवृत्ति आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो 70 साल निर्धारित की गई। कितनी? 70 ईयर निर्धारित की गई है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष देख लेते हैं, तो सुश्री कांता भटनागर मैडम है ना, ये सबसे पहले राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनी थी। और कब इनको अध्यक्ष बनाया गया था? तो मार्च के महीने में जो 23 तारीख थी, 23 मार्च 2000 को इनको अध्यक्ष बनाया गया था। और ये 11/8/2000 तक अध्यक्ष के पद पर रहे थे। बाद में एन के जैन साहब अध्यक्ष बने, ये 2005 में बने थे, 2010 तक रहे। बाद में जस्टिस सगीर अहमद साहब रहे, ये 2001 से 2004 तक ये अध्यक्ष पद पे रहे। और जस्टिस प्रकाश टाटा 2016 से, मतलब 16 से लेकर 19 तक ये अध्यक्ष पद पे रहे थे, है ना। और वर्तमान में कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा साहब। प्रताप कृष्ण लोहरा साहब नहीं है, वर्तमान में जो अध्यक्ष है एक बार याद नहीं आ रहा है, आगे बता दूंगा मैं आपको। बहुराष्ट्रीय कंपनी सेंट गोबेन किस देश की कंपनी है? तो सेंट गोबेन है वो कौन से देश की कंपनी है? तो ये है अपने फ्रांस की कंपनी। सेंट गोबेन कौन से देश की कंपनी है? फ्रांस की कंपनी है सेंट गोबेन।
और सेंट गोबिन ग्लास फैक्ट्री है कहाँ पे, तो ये भिवाड़ी अलवर में स्थापित की गई है। कहाँ पे, भिवाड़ी अलवर में ये सेंट गोबिन ग्लास फैक्ट्री है। ये ग्लास का कार्य करती है कंपनी विभिन्न देशों में, तो ये भिवाड़ी अलवर में इसकी यूनिट स्थापित की गई है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को कब लागू किया गया। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को कब लागू किया गया, 2021, 2022, 2020 या 2018। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 2021 में। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को 2021 में लागू किया गया था। और अगर डेट पूछे तो डेट क्या होगी, 1 मई 2021 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू किया गया था। इंदिरा महिला शक्ति निधि की शुरुआत कब की गई, 2019, 2020, 2021 या 22। तो इसका आंसर होगा 2019 में इंदिरा महिला शक्ति निधि की शुरुआत की गई। और वो डेट कौन सी थी, तो दिसंबर का महीना था। मैंने कहा था कि 18 दिसंबर की डेट होती है ना, उस दिन राजस्थान सरकार स्पेशल घोषणाएं करती है, वो कोई सा भी साल हो। तो 18 दिसंबर 2019 को इंदिरा महिला शक्ति निधि की स्थापना की गई थी और 1000 करोड़ रुपए का ये फंड बनाया गया था। कितने का, 1000 करोड़ का ये फंड बनाया गया था। राज्य सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत कब की गई, 2017-18 में, 2016-17 में, 2014-15 या 15-16। तो इसका आंसर है राज्य सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा की योजना की शुरुआत की गई थी 2017-18। तो क्या आंसर हो जाएगा, राज्य सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत 2017-18 में की गई। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई, 1962, 1963, 1965 या 1975। तो केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1962 में की गई। कब की गई, 1962 में केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। तो केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र है कहाँ पे, तो देखो अविका नगर पड़ता है मालपुरा में, और मालपुरा कहाँ पड़ता है, टोंक जिले में। तो इस प्रकार केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र की स्थापना अविका नगर टोंक में की गई। और कब की गई, तो जब भारत और चाइना के बीच युद्ध हुआ था तब ये केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र की स्थापना अविका नगर टोंक में की गई थी। तो इस प्रकार भारत चाइना युद्ध से आप रिलेट कर लो सीधा, किससे, ऊन प्रजनन केंद्र से, भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र से। राजस्थान की निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं, रघुकुल तिलक, एम चंद्रा रेड्डी, ओपी मेहरा, सुखदेव प्रसाद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी जो ओपी मेहरा साहब है ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं। कौन रह चुके हैं, ओपी मेहरा साहब। अगले प्रश्न में चलते हैं। राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्षा कौन बनी, सुमित्रा सिंह जी, विद्या पाठक, उजाला अरोड़ा या कमला बेनीवाल। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, जो सुमित्रा सिंह जी है वो राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्षा बनी थी। और कब बनी थी, तो ये मुख्यमंत्री, जो राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, वसुंधरा राजे जी। और जब वो पहली महिला मुख्यमंत्री बनी उसी मतलब विधानसभा में राजस्थान की पहली महिला अध्यक्षा बनी थी सुमित्रा सिंह जी, है ना। और ये कहाँ से विधायक थी उस समय, जब वे विधानसभा अध्यक्ष बनी थी उस समय ये झुंझुनू जिले से, प्रॉपर झुंझुनू से विधायक थे। और ये 9 बार विधायक बन चुके थे। कितनी बार विधायक बन चुके हैं अब तक, तो सुमित्रा सिंह जी को 9 बार विधायक रहने का गौरव प्राप्त है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है, यानी राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री कर्तव्य है, कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है, 167 में, 68 में, 169 में, 170 में। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी अनुच्छेद 167 या आर्टिकल 167 संविधान का, उसमें यह कहा गया है कि राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा। वह व्यक्ति जो मंत्रिपरिषद का सदस्य न होते हुए भी उसकी बैठक में भाग लेता है कौन है, राज्यपाल, महाधिवक्ता, मुख्य सचिव है सभी। तो मंत्रिपरिषद की बैठक में भाग लेते हैं कौन लेते हैं, जो मुख्य सचिव साहब है। कौन, जो मुख्य सचिव साहब है वो मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं होते, मंत्री नहीं होते, लेकिन फिर भी बैठक में भाग लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट निर्णय में उनकी जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। और फिर वो जो मंत्रिमंडल की जो थॉट प्रोसेस है उसको ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट करने का कार्य कौन करता है, प्रशासन करता है। और प्रशासन के मुखिया कौन होते हैं, तो मुख्य सचिव होते हैं। और वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है, तो उषा शर्मा जी है, वो राजस्थान के वर्तमान में मुख्य सचिव हैं। राजस्थान में जिला आयोजना समिति के अध्यक्ष कौन होता है, वित्त मंत्री होता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, जिला प्रमुख होता है, वीडीओ होता है। तो इसका आंसर होगा जो जिला प्रमुख होते हैं वो जिला आयोजना समिति के अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं, जो जिला प्रमुख होते हैं ना वो जिला आयोजना समिति के अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं, जिला आयोजना समिति के अध्यक्ष ये होते हैं जिला प्रमुख।
तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राज्य वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है? विधानसभा अध्यक्ष को, पंचायती राज के मंत्री को, या मुख्यमंत्री को, या राज्यपाल को? तो राज्य वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे देता है? तो ये राज्यपाल साहब को अपनी रिपोर्ट सौंपता है। और छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो जो प्रद्युम्न सिंह जी है वो छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष है। कौन? प्रद्युम्न सिंह जी छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के कौन से जिले में है? डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद या बांसवाड़ा? तो मानगढ़ कहाँ पे है? तो मानगढ़ हत्याकांड हुआ था, आपको पता ही है। मानगढ़ धाम कहाँ पे है? तो बांसवाड़ा में है। मानगढ़ धाम कहाँ पे है? बांसवाड़ा में। बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? रतन सिंह ने, भाव सिंह ने, छत्रसाल ने, माधो सिंह जी? तो इसका आंसर होगा जो छत्रसाल है उन्होंने बूंदी में रंग महल का निर्माण कराया था। किसका? रंग महल का निर्माण किसने कराया? छत्रसाल का। और बूंदी में एक मोती महल है, क्या नाम है? मोती महल। रंग महल बूंदी में है, उसका निर्माण छत्रसाल, और मोती महल बूंदी में है, इसका निर्माण किसने कराया था? तो राजा भाव सिंह जी ने कराया था। किसने कराया था? भाव सिंह जी ने कराया। कब कराया? 1645 में कराया था। मोती महल बूंदी का ऐतिहासिक स्थल। और 16वीं शताब्दी जो इसके बाद में क्या हुआ, जो छत्रसाल और राजा उमेर सिंह ने अपने अधिकार में इस किले को ले लिया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। राजस्थान के किस स्थल से सूर्य की बैठी हुई प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो सूर्य भगवान है उनकी बैठी हुई प्रतिमा प्राप्त हुई है। कहां से? मंडोर से, नगरी से, जालोर से, भीनमाल से? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी जो जालोर मंडोर है। कहां से? मंडोर से सूर्य भगवान की बैठी हुई सूर्य भगवान की प्रतिमा प्राप्त हुई है। ठीक है, कहां से? मंडोर से। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित राजस्थान की खिलाड़ी वर्षा सोनी कौन से खेल से संबंधित है? हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन या टेनिस? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी जो वर्षा सोनी जी है वो कौन से खेल से संबंधित है? तो ये अपने हॉकी से संबंधित है और इनको अर्जुन पुरस्कार मिला हुआ है। और ये हॉकी में 1980 में जो ओलंपिक हुए थे उसमें भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था। ये ओलंपिक कहाँ पे हुए थे? तो उस साल ये मॉस्को में ओलंपिक हुए थे। और भारतीय टीम इस ओलंपिक में कौन से नंबर पे रही थी? तो भारतीय टीम है वो चौथे नंबर पे रही थी। किस पे? चौथे नंबर पे रही थी। और राज्य मानवाधिकार के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो गोपाल कृष्ण व्यास साहब है ना, राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो गोपाल कृष्ण व्यास साहब है। ठीक है, वो उस समय माइंड से स्किप हो गया था। रोहिड़ा को राज्य पुष्प कब घोषित किया गया? 1988, 1983, 1985 या 1981? तो रोहिड़ा है, रोहिड़ा को राज्य पुष्प कब घोषित किया गया था? 1983 में रोहिड़ा को राज्य पुष्प घोषित किया गया था। रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है? टिकुमेला एंडोलेटा। एंडोलेटा टिकुमेला ये रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम है। और इसे राज्य पुष्प कब घोषित किया गया था? तो 1983 में रोहिड़ा को राज्य पुष्प घोषित किया गया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। रोजर्स के अनुसार कौन सा चरण शैक्षिक नवाचार नहीं है? तो संज्ञान, रुचि, परीक्षण या पूछताछ? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी जो पूछताछ है वो शैक्षिक चरण का नवाचार नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी संज्ञान, रुचि और परीक्षण है वो रोजर्स साहब के अनुसार नवाचार, शैक्षिक चरण के नवाचार माने गए हैं। स्कूल को गोद लेने के लिए निम्न में से कौन सा ऑनलाइन पोर्टल सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा? यानी अगर कोई स्कूल को गोद लेना चाहता है तो कौन सा ऑनलाइन पोर्टल है वो सबसे बेस्ट है? स्माइल, ई मित्रा, ज्ञानवाणी या ज्ञान संकल्प पोर्टल? तो इसका आंसर होगा ज्ञान संकल्प पोर्टल। कौन सा होगा? ज्ञान संकल्प पोर्टल स्कूल को गोद लेने के लिए बेस्ट ऑनलाइन पोर्टल होगा। अगले प्रश्न चलते हैं। सर्व शिक्षा अभियान को कब समाप्त किया गया? तो 2018, 2019, 2020 या 2021? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 2018 में सर्व शिक्षा अभियान को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि एक नया अभियान शुरू किया गया था। समाप्त कब किया गया? तो ये 1 अप्रैल 2018 से इसे समाप्त कर दिया गया। सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा, इन तीनों को समाहित कर लिया गया और नया अभियान क्या बना दिया गया? समग्र शिक्षा अभियान। यानी पहले सर्व शिक्षा अभियान था अलग से, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान था ये अलग चल रहा था, और शिक्षक शिक्षा अभियान चल रहा था अलग चल रहा था। अब इन तीनों को इंटीग्रेट कर दिया और क्या नाम दे दिया? समग्र शिक्षा अभियान। कब से? 1 अप्रैल 2018 से। अगले प्रश्न में चलते हैं। केंद्र सरकार द्वारा नवोदय विद्यालय की तर्ज पर, ये अवोदय नहीं है, इसको आपको नवोदय कर लेना है, विद्यालयों की तर्ज पर आदिवासी क्षेत्रों में खोले गए विद्यालय कौन से हैं? एकलव्य विद्यालय, आदर्श विद्यालय, उत्कृष्ट विद्यालय, विवेकानंद मॉडल स्कूल? इसका आंसर है जो नवोदय विद्यालय केंद्र सरकार चला रही है, उसी प्रकार राज्य सरकार है ना वो एकलव्य विद्यालय चला रही है। कौन से विद्यालय चला रही है? एकलव्य विद्यालय चला रही है। आरटीआई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह न्यूनतम कितने कार्य घंटे निर्धारित है? यानी जो शिक्षक है उनको कितने समय कार्य करना चाहिए एक सप्ताह के अंदर? कम से कम 45 घंटे, 40 घंटे, 35 घंटे, 50 घंटे?
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 45 घंटे। यानी मान लीजिए एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिनों में से मान लो 5 दिन वर्किंग आवर है, 5 दिन वर्किंग आवर है तो कितने घंटे कार्य करने पड़ेंगे आपको? 45 घंटे। तो मतलब पर डे कितने घंटे हो गए? 9 घंटे। यानी 9 घंटे पर डे कार्य करोगे तो 5 दिनों में 45 घंटे कार्य करना पड़ेगा आपको। तो जब आप शिक्षक बन जाओगे तो न्यूनतम कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा आपको? एक सप्ताह में 45 घंटे आपको कार्य करना पड़ेगा। एसएमसी की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है? साधारण सभा, अभिभावक संघ, कार्यकारी समिति के सदस्य या फिर जिला शिक्षा अधिकारी। तो इसका आंसर होगा जो साधारण सभा है ना, वो एसएमसी के कार्यकारी समिति के अध्यक्ष का निर्वाचन करती है। तो देखो विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति, उसको देख लेते हैं एक बार, इसके बारे में क्या प्रावधान दे रखे हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो रीट के स्टूडेंट्स है उनके लिए। तो विद्यालय प्रबंधन की जो कार्यकारी समिति होती है, इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए समिति की 16 सदस्य कार्यकारिणी बनाई जाएगी। कितने सदस्य कार्यकारिणी बनाई जाएगी? इसमें 16 सदस्य की कार्यकारिणी बनाई जाएगी और उसमें से न्यूनतम 3/4 सदस्य माता पिता या संरक्षकों में से होंगे। 3/4 का मतलब क्या होता है? 16 में से 12 सदस्य होते हैं ना, वो किससे होंगे? माता पिता और संरक्षकों में से होंगे। और अधिक से अधिक 5 सदस्य पदेन सदस्य बन सकते हैं। कितने सदस्य पदेन बन सकते हैं? 5 सदस्य। कार्यकारिणी के सदस्यों में 50% महिलाएं होंगी। यानी 16 सदस्य, 16 में से 50% महिला, यानी कम से कम 8 सदस्य तो महिलाएं होनी चाहिए। और जिसकी पदाधिकारी और सदस्यों का निर्वाचन मनोनयन नियम 12 के अनुसार किया जाएगा। यानी जो सदस्य बनाए जाएंगे ना 16, उनका निर्वाचन मनोनयन कैसे किया जाएगा? तो नियम नंबर 12 है, उसके अनुसार इसका किया जाएगा मनोनयन। किसके अनुसार? नियम नंबर 12 के अनुसार इसका मनोनयन किया जाएगा। अब अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, तो अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होगी? तो जो माता पिता और संरक्षक सदस्यों की कार्यकारिणी समिति के जो निर्वाचित सदस्य 11 सदस्य हैं, उन 11 निर्वाचित सदस्यों में से कार्यकारिणी सदस्य को, क्योंकि देखो 16 सदस्य में से 5 पदेन हो सकते, मतलब वैसे हो सकते हैं, चयनित हो सकते हैं, लेकिन 11 तो निर्वाचित करने पड़ेंगे। उन 11 सदस्यों में से किसी एक सदस्य को निर्वाचित किया जाएगा। और किसके द्वारा किया जाएगा? ये साधारण सभा के द्वारा किया जाएगा। तो अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? साधारण सभा। वहीं उपाध्यक्ष की बात करें तो वही 11 सदस्यों द्वारा किसी एक सदस्य को, और साधारण सभा के द्वारा इसके किया जाएगा। किस वर्ष राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई थी? 1988, 2008, 1998 या 2018? तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई थी 1988 में। कब की गई थी? 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। इग्नू की स्थापना कब की गई? 1982, 1983, 1984, 1985? तो इग्नू की स्थापना की गई थी 1985 में। कब की गई? इग्नू की स्थापना 1985 में इग्नू की स्थापना की गई थी। शिक्षण मशीन का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो सैमसन ने, सिडली एल प्रेसी ने, चिकनट और गेस्टाल्ट। तो इसका आंसर होगा सिडनी एल प्रेसी है, इन्होंने शिक्षण मशीन का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। किसने? सिडनी एल प्रेसी। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मात्रात्मक अभिव्यक्ति क्षमता रूपी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विकास, वृद्धि, संतुलन, परिपक्वता। तो मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहते हैं वृद्धि। क्या कहते हैं? वृद्धि कहा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आनुवांशिकी के जनक कौन है? मेंडल है, थॉमस हंट मॉर्गन है, जेम्स वाटसन है, चार्ल्स डार्विन है? तो इसका आंसर है जो ग्रेगर मेंडल साहब है, ये आनुवांशिकी के जनक कहते हैं। किसे कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय प्रभावित किया था। ये कथन किसका है? कि वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय प्रभावित किया है। ये कथन किसने कहा है? डगलस हॉलैंड ने, वुडवर्थ ने, वुल्फ और वुल्फ ने या हरलॉक ने? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। यानी जो वुडवर्थ साहब क्या कह रहे हैं? वुडवर्थ साहब कह रहे हैं कि वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय प्रभावित किया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कोहलनबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास सिद्धांत की एक अवस्था नहीं है? तो कोहलनबर्ग ने कौन सा नैतिक विकास सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया था? गैर परंपरागत, पूर्व परंपरागत, पश्च परंपरागत या परंपरागत? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी गैर परंपरागत नहीं किया था। उन्होंने पूर्व परंपरागत, पश्च परंपरागत और मेन परंपरागत किया था। तो इसका आंसर गैर परंपरागत हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं किया था उन्होंने। किसने? हम बात कर रहे हैं कोहलनबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत की। अगले प्रश्न में चलते हैं। भावात्मक विकास को किसके संदर्भ में बेहतर समझा जा सकता है? बौद्धिक, सृजनात्मक, गामक या आध्यात्मिक? तो जो भावात्मक विकास है उसको किसके संदर्भ में बेहतर समझा जा सकता है? तो बौद्धिक विकास के संदर्भ में भावात्मक विकास को बेहतर समझा जा सकता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
बोली जाने वाली सबसे छोटी इकाई कौन सी है? अर्थ विज्ञान, वाक्य विन्यास, ध्वनिग्राम या रूपग्राम? तो जो ध्वनिग्राम होता है वो बोली जाने वाली सबसे छोटी इकाई है। कौन सी? ध्वनिग्राम। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्वनिग्राम क्या है? बोली जाने वाली सबसे छोटी इकाई है। पूर्व बाल्यावस्था की अवधि कितनी होती है? पूर्व बाल्यावस्था, जन्म से 3 साल, 7 से 12 साल, 3 से 6 साल या 8 से 13 साल। तो पूर्व बाल्यावस्था माना गया है 3 से 6 साल की उम्र होती है। इस अवस्था को क्या मानते हैं? पूर्व बाल्यावस्था मानते हैं। किससे? 3 साल से 6 साल की जो अवधि होती है उसको। मैकडूगल ने व्यक्ति के 14 संवेग माने हैं, ठीक है। उनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण किसे माना गया है? यानी मैकडूगल साहब ने पहले तो ये देखो संवेग के कितने प्रकार माने हैं, तो 14 माने हैं। और सबसे महत्वपूर्ण किसे माना है? आत्माभिमान, आत्मसम्मान, गरिमा या भय? तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण माना है भय को। मैकडूगल साहब ने सबसे इंपॉर्टेंट किसे माना है? तो ये भय को माना है। किसने बच्चों से वस्तु स्थितर्य के विकास को समझाने में सहायता की? पियाजे ने, फेस्टिंगर ने, एरिक्सन ने, बेलाक ने? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी जो पियाजे साहब है उन्होंने वस्तु स्थितर्य के विकास को समझाने में सहायता की थी। किसने? पियाजे साहब ने। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस आयु में बालक वर्ष, माह, तारीख और वार का ज्ञान कर लेता है? यानी कौन सी आयु में जो बालक है उसको समय का कालक्रम पता लग जाता है? वर्ष का, माह का, तारीख का, वार का ये ज्ञान हो जाता है। 6 साल, 12 साल, 9 साल या 14 साल? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। 9 साल की उम्र में बालक को वर्ष, माह, तारीख और वार का ज्ञान प्रारंभ हो जाता है। वैसे आजकल तो बालक बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, तो मतलब 4-5 साल में बालकों को ये सारा पता लग जाता है। लेकिन जो प्रश्न के अनुसार क्या है आंसर? प्रश्न के अनुसार आप ऐसे याद रखो कि 9 साल में बालक है ना ये सारी चीज़ें अनुभव करने लग जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? विंडोज 7, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल या स्टोरेज? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी जो विंडोज 7 है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बाकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, स्टोरेज भी नहीं है। स्टोरेज थोड़ी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आप इसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट मान लो। क्या मान लो? पावर पॉइंट, ये तीनों है। विंडोज 7 है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होकर क्या है? वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, आउटपुट, डिजिटल लाइब्रेरी या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमने बात करी ना सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो वो कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज 7 क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयरों के साथ कॉम्बिनेशन करके उसको सही रूप से कार्य करने में मदद करता है। कौन सा होता है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगला प्रश्न, एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। कौन सा है? प्लॉटर है, सुपर कंप्यूटर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या पाम टॉप कंप्यूटर है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी जो प्लॉटर है वो क्या है? आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। कौन सा? प्लॉटर। आउटपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? प्लॉटर है। निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? इनमें से अब हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर बताना है। इंटीग्रेटेड सर्किट, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, विंडोज 7? तो हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जो विंडोज 7 वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? वो एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन वो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। निम्न में से कौन सा शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग बताता है? ऑनलाइन शिक्षा, स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी या सभी? तो शिक्षा क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग, इन सारे में ही कंप्यूटर का प्रयोग होता है। जैसे वर्तमान में आप एक क्लास देख रहे हो तो कंप्यूटर वाली टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही देख रहे हो। और ऑनलाइन शिक्षा में जो ऑनलाइन शिक्षा, आप ऑनलाइन शिक्षा ही तो ले रहे हो। जब ये वीडियो देख रहे हो तो एक प्रकार से ऑनलाइन शिक्षा ही ले रहे हो, तो इसमें कंप्यूटर का योगदान है। स्मार्ट क्लास क्या होती है? इसमें कंप्यूटर का योगदान है। और डिजिटल लाइब्रेरी में भी जब आप पीडीएफ वगैरह पढ़ते हो लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, है ना, तो ये भी डिजिटल लाइब्रेरी होती है, उसमें भी कंप्यूटर का अनुप्रयोग होता है। इस प्रकार ये सारे ही क्षेत्र जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग होता है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इस प्रकार हमने पेपर नंबर 4 का पार्ट 1 कर लिया है और पार्ट 2 हमने पहले ही अपलोड कर दिया है। तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा पेपर नंबर 5 का पार्ट 1 आएगा। पेपर 5 का पार्ट 1 आएगा। और उम्मीद है आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है। लगातार बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। कितनी बार बोलूँगा मैं आपको, है ना? तो बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए आपको, वैसे ही रेस्पॉन्स करना चाहिए। बाकी थैंक यू, लगातार बने रहो, पढ़ते रहो।